नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, लंबे समय के बाद में आज आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और साइकोलॉजी को अच्छे से अपने शुरू करते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आपके सिलेबस दिया हुआ है साइकोलॉजी का। ये मैटर इतना आपके आएगा, देख सकते हैं आप प्रत्येक टॉपिक को। प्यारे मित्रों, मैंने आपको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन किया था कि इसमें से कौन सा टॉपिक सर्वप्रथम शुरू करवाया जाए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर शुरुआत से टॉपिक लेकर के चलें, कुछ ने कहा कि सर लास्ट लास्ट में टॉपिक दे रखा है उसको शुरू किया जाए। जब मैंने इसका अच्छे से अध्ययन किया सिलेबस का, तो पाया कि थर्ड ग्रेड में बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी में दे रखे हैं। तो क्यों ना अपन उन टॉपिकों को और अच्छे से तैयार करें और पहले उनको पढ़ा जाए जो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी हैं और थर्ड ग्रेड में भी। एक टॉपिक पढ़ा जाए और 2 एग्जामों में काम आ जाए तो ये तो फिर सोने पे सुहागा होगा। तो ऐसा ही करते हैं। देखिए, वो टॉपिक पहले करवाते हैं आपको जो थर्ड ग्रेड में भी हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी। आज आपका ये टॉपिक शुरू करवाएंगे व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत और माप। इसके बाद में समायोजन और उसका तंत्र एवं कुसमायोजन, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में व्यक्तिगत अंतर यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये टॉपिक का मतलब यही है। ये भी आपके थर्ड ग्रेड में दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसमें एक टॉपिक और भी है थर्ड ग्रेड में, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें आपके पिछड़े बालक हैं, प्रतिभाशाली हैं, धीमी गति से सीखने वाले, अपराधी बच्चे हैं। तो ये भी अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानेंगे व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में, और फिर शुरू करेंगे आपका व्यक्तित्व। साथ में बुद्धि है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे एक टॉपिक और 2 एग्जामों में काम आए। देखिए, आज से अच्छे से आप जुड़ जाएं इसके साथ में क्लास में। फर्स्ट ग्रेड वाले पार्ट में जो व्यक्तिगत अंतर है, अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब भी डिफरेंस ही है, और यहां पर नाम दिया हुआ है विभिन्नताएं। तो ये यहां से आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। व्यक्तित्व पूरा टॉपिक दे रखा है आपके फर्स्ट ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में भी। तो देखिए, दोनों टॉपिक साथ साथ में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, प्राय यह देखा जाता है कि व्यक्तियों में कुछ न कुछ समानता मिलती है, परंतु उनमें आपस में अनेक प्रकार की भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। एक ही जाति या प्रजाति के कोई भी 2 प्राणी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनका रंग, रूप, काम तथा व्यवहार को लेकर बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे जैसा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कुछ न कुछ उसमें आपको भिन्नताएं देखने को जरूर मिलेंगी। सभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी एक जैसे नहीं होते, और ना ही अमरूद, आम के पेड़, गुलाब तथा गेंदे के पौधे एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हीं को कहते हैं अपन व्यक्तिगत भिन्नताएं। कोई 2 व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक जैसे नहीं होते। यहां तक कि जो 2 जुड़वा भाई बहन हैं उनमें भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती। अतः मनुष्य में पाए जाने वाली इन भिन्नताओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। चाहे रंग में भिन्नता हो, चाहे उसके आकार में, रूप में, उसके कार्य में या उसके व्यवहार में, अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और इन्हीं को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। कोई भी 2 व्यक्ति समान कतई भी नहीं हो सकते। अगर उनका रंग रूप एक जैसा है, अगर उनका चेहरा मिल रहा है, उनका शरीर मिल रहा है, तो उनकी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपस में मिलापे नहीं करेगी। हो सकता है उनकी आवाज मैच ना हो, उनके जो कार्य करने का
कैपेसिटी है वो दोनों में अलग अलग हो। तो इस प्रकार से एक जैसे कोई भी प्राणी नहीं हो सकते। कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी को नाम दिया गया है व्यक्तिक विभिन्नता। अब आगे देखिए, अर्थात सामान्य भाषा के शरीर के रूप में, सामान्य भाषा में शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन, ध्यान में रखें, किसने किया? गाल्टन ने। कब किया था? 1879 में। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन, स्टडी गाल्टन ने की। कब की? 1879 में। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर, टाइलर, स्किनर, केटल ने भी इस दिशा में योगदान दिया। इस दिशा में वैज्ञानिक कार्य केटल ने 1890 और 99 के बीच में किया था। किसने? केटल ने वैज्ञानिक कार्य किए थे कई व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक योग्यताएं समान न होकर भिन्न भिन्न होती हैं। शारीरिक, उसकी शरीर की जो बनावट है व्यक्ति की, वह, और उसका दिमागी स्तर, सोचने समझने की शक्ति, ये समान न होकर भिन्न भिन्न होती हैं। इस दृष्टि से व्यक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है, और यह प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग ही रूप में पाया जाता है। मनोविज्ञान के युग में 19वीं शताब्दी में टर्मन, पियर्सन, गाल्टन, केटल जैसे विद्वानों ने व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में पता लगाया। मानसिक विकास का मापन करने के लिए अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण करके व्यक्तिक भिन्नताओं को सबसे पहले निर्धारित करने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का परीक्षण का निर्माण करके उन्होंने व्यक्तिक भिन्नताओं को सबसे पहले निर्धारित किया। तो ये मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय, यानी जो परिभाषा है वो इसकी ये बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। जैविक, जैसे गाय है वो कुत्ते से अलग है, बिल्ली है वो कुत्ते से अलग है, या अन्य गधा है, घोड़ा है, हाथी है, ये आपस में अलग अलग हैं। इनके शरीर की बनावट है वो अलग अलग है। मानसिक, दिमागी तौर पर किसी की समझ अलग होती है। जैसे बंदरों की बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, प्रत्येक जीव का एक अलग ही दिमागी स्तर होता है। सांस्कृतिक है, जिस समाज में रह रहे हैं, जहां पर वो निवास कर रहे हैं, वहां पर उनकी संस्कृति किस प्रकार की है उससे जुड़े हुए। एक जैसे बिहार के लोग हैं, उनकी बोली में आपको अंतर मिलेगा, उनका खान पान अलग अलग मिलेगा। वैसे ही राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है। यानी जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं उसी के अनुसार उनकी संस्कृति। संवेगात्मक, अलग अलग व्यक्तियों में जो संवेग हैं, किसी में क्रोध ज्यादा आता है, किसी में ठंडापन या धैर्यता का गुण देखने को मिलता है। तो ये संवेग हैं, ये भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, ना कि समान। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। अब आगे देखिए, बहुत ही सरल टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, आराम से समझ में आने वाला। देखिए, अब कुछ परिभाषाएं हैं इसकी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा। एक स्किनर साहब हैं, इनके अनुसार देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। संपूर्ण व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति विशेष का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, किसमें? व्यक्तिगत विभिन्नता में, जिसका आप माप कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, अच्छे से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कहा स्किनर साहब ने। एक है पीटरसन, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। कईयों में देखने को मिलता है, जैसे
आपने परिवार में भी सुना होगा कि ये तो अपने दादा पर गया है, ये जो लड़का है ये तो अपनी नानी पर गया है। ऐसे आपने कहते हुए सुना होगा, अरे ये जो काम करता है इसका तरीका तो अपने दादाजी की तरह है, अपने नाना जी की तरह है। तो ये क्या है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, इसी को कहते हैं वंशानुक्रम। और ये कहा पीटरसन ने, कुछ इस प्रकार की योग्यताएं आती हैं जो पूर्वजों से एक बच्चे में पनपती हैं। टाइलर साहब कहते हैं, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। शरीर का आकार है, उसका स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, किसी में कम किसी में ज्यादा, ज्ञान, उसकी रुचियां, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण, उनका माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है, यह कहा टाइलर ने। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना यह वंशानुक्रम है, यह कहा जेम्स ड्रेवर ने। माता पिता की शारीरिक, उनके जैसा शरीर, उनके जैसा दिमाग, ये विशेषताएं अपनी संतान में स्थानांतरित होती हैं, इसी को कहते हैं वंशानुक्रम। ये जेम्स ड्रेवर ने कहा, वही परिभाषा है सैम पीटरसन के अनुसार जो है। रेबर साहब कहते हैं कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्ति का जीवन भिन्न होते देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक घटना बताया इसको रेबर ने, जिनमें जो व्यक्ति की विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उन पर बल डाला जाता है और जिसके कारण व्यक्ति के जो जीवन है उसमें भिन्नता भी देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक प्रकार हैं। शारीरिक स्तर पर भिन्नता, यानी शरीर रचना की दृष्टि या बाह्य रूप से सभी व्यक्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति गोरे होते हैं, कुछ काले, कुछ सांवले, कुछ लंबे, छोटे, दुबले, मोटे आदि प्रकार के होते हैं। अब एक जैसे तो होते नहीं है। अब ये थोड़ी है कि अफ्रीका में सारे के सारे काले हैं, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ ज्यादा काले हैं, कुछ कम काले हैं, कुछ की हाइट है वो ज्यादा है, कुछ की कम है। तो ये भी क्या है, व्यक्ति के विभिन्नता किसके आधार पर, शारीरिक स्तर पर, जो हमें बाह्य रूप से स्पष्ट देखने को मिलते हैं। और यह भिन्नता व्यक्ति की शारीरिक भिन्नता कहलाती है। बाह्य रूप से आप आराम से व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह गोरा है या काला है, उसके रंग, रूप, आकार को देख करके, वह मोटा है या छोटा है। बालक बालिका, स्त्री पुरुष का भेद भी इसी भिन्नता के अंतर्गत आता है। बाहर से उसकी बनावट को देख करके बालिकाओं में स्तन उभरे हुए होते हैं, बल्कि बालकों में ऐसे नहीं होते हैं। एक लड़की का जो शरीर है उसकी बनावट अलग, लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ का आना है, वो दिखाई देना, इससे भी आप भेद कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद। ये भी किसके, शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता है, फिजिकल डिफरेंस है। एक होती है बुद्धि स्तर पर, इंटेलिजेंस। बालक बालिकाओं में मानसिक दृष्टि से भी भिन्नता पाई जाती है। कई बार एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि के बालक देखने को मिलते हैं। उसी कक्षा में कुछ बालक प्रतिभाशाली, सामान्य, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक आदि प्रकार के आप देखते हैं। और इन बालकों की बुद्धि लब्धि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक 140 से ऊपर, कुछ 110 से 130 और कुछ 100 से कम तथा 75 से कम आदि बुद्धि लब्धि के बालक भी देखने को मिलते हैं। ये मापते हैं ऐसे बुद्धि लब्धि को। 140 वाले इससे ऊपर हैं, इनको प्रतिभाशाली श्रेणियों में रखा गया है। 75 से कम हैं, वो पिछड़े हैं। ये पढ़ाएंगे आगे आपको, देखना उसमें। मंद बुद्धि किसको कहेंगे, सामान्य, जो एवरेज है आपका 100 के आसपास। तो ये बात हो गई बुद्धि स्तर पर। अब देखिए, तीसरा है आपका संवेगात्मक भिन्नता। संवेगों के आधार पर व्यक्ति में संवेगात्मक दृष्टि से भी भिन्नता देखने को मिलती है।
व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं को संवेगों के माध्यम से व्यक्त करता है। किसको? आंतरिक भावनाओं को। कहते हैं ना कि इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। अब पता तो तभी चलेगा जब वो संवेगों को बाहर व्यक्त करेगा, आपके सामने प्रकट करेगा, अन्यथा तो उसके दिल की बात तो आप जान नहीं सकते। तो व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति के अनुसार व्यवहार देखने को मिलता है। उस समय जो संवेग व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं और उसके चेहरे से स्पष्ट झलकते हैं। अब जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस समय जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, उसके चेहरे से आप स्पष्ट पता कर सकते हैं कि इसकी कितनी तैयारी है। उसका चेहरा उतरा उतरा एकदम रहता है, उदास। और एक जिसकी सारा मैटर उसने अच्छे से तैयार कर रखा है, तो वो पूर्ण उत्साह के साथ में एग्जाम देने जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप दो व्यक्तियों में भिन्नता कर सकते हैं, और इसको कहते हैं संवेगात्मक भिन्नता। एक बस है, उसमें बहुत सारे जो सवारियां हैं, बैठी हैं, और उनमें से एक के पास में टिकट नहीं है, तो आप देखिएगा उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ देखने को मिलेगा। तो चेहरे से भी हाव भाव का पता चलता है, और यह आपकी संवेगात्मक भिन्नता है। कई व्यक्ति अधिक आक्रमणशील होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कुछ व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता। किसी व्यक्ति को किसी बात पर इतना क्रोध आ जाता है कि वह हत्या जैसे अपराध भी करने को तैयार हो जाता है। पिछले दिनों देखा होगा आपने, अरे इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं कुछ विद्यार्थी कि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, उससे पहले मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आपने देखा है नहीं देखा है, कि क्या एग्जाम से बड़ी जो जिंदगी है आपकी, मृत्यु से, क्या मृत्यु से भी बड़ी है आपकी? ऐसे करके एक बनाया था मैंने, वो देखा कि नहीं देखा आपने? इतनी बड़ी एग्जाम थोड़ी होगी कि जो जिंदगी से भी बड़ी है। जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बात को केवल हंसकर टाले देता है। व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, स्नेह, वात्सल्य आदि ये सारे के सारे क्या हैं? संवेग है। आपको डर लगता है तो ये भी संवेग है। दो व्यक्ति बैठे हैं, एक आगे से कुत्ता आ रहा है, एक डरेगा, सहमा सहमा बैठ जाएगा, इसके पास में आने का प्रयास करेगा, यार ये कुत्ता आ रहा है मेरे को खा जाएगा, तो ये डरपोक है। इससे पता चलता है उसको भय लग रहा है, तो ये क्या है? संवेग है। और एक निडर है, पास में ही बैठा, वो कह रहा है यार क्या खा जाएगा, अभी देखो मैं भगाता हूँ इसको। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे हैं संवेगात्मक है, जो भिन्नता इसके द्वारा पता चल सकती है। एक है विचारों में भिन्नता। व्यक्ति कोई भी क्रिया करने से पहले उसके बारे में विचार करता है और तत्पश्चात ही कार्य करता है। किसी कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के क्या विचार हैं और किसी के क्या। कोई व्यक्ति तो किसी कार्य के बारे में क्या सोचता है और कोई व्यक्ति किसी कार्य के बारे में क्या सोचता है। ये क्या है? विचारों में भिन्नता। व्यक्ति के विचार किसी कार्य या किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार हो सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी कह रहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, और पास में बैठा एक विद्यार्थी उसको कहता है यार क्या तैयारी करेगा फर्स्ट ग्रेड की, इतने कम पद हैं, इतने पदों पर तू कैसे सेलेक्ट होगा, कैसे लगेगा। और वही विद्यार्थी कह रहा है मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा और सेलेक्ट भी होकर दिखाऊंगा, मुझे नहीं मतलब है कि पोस्टें कितनी हैं कितनी निकली हैं, मुझे तो इनमें से एक पोस्ट चाहिए और वो मेरे लिए ही बनी है। मैं इतनी शिद्दत के साथ मैं मेहनत करूंगा कि इस पोस्ट को लेकर के रहूंगा। एक इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी नकारात्मक तरह की बातें कर रहा है, और ये पूर्णतः सकारात्मक है। तो ये क्या है? विचारों में भिन्नता। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व में भिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंसेज। कोई भी दो व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता, चाहे वह बाह्य रूप यानी रंग उसका रूप आकार से हो, या आंतरिक रूप उसके विचार, तर्क वितर्क, सोचने समझने की शक्ति, उसकी रुचि, उसकी आदत से उनमें भिन्नता दिखाई देती है। भाई ये ध्यान में रखें, रंग रूप उसका और आकार, आंतरिक ये जो छिपी हुई बातें हैं,
विचार जब तक किसी के सामने नहीं रखेगा तब तक उसके बारे में आप पता नहीं कर सकते कि वह उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। हालांकि जो बाह्य रूप हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं, जैसे उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब तक विचारों को बाहर नहीं निकालेगा, आपके सामने प्रदर्शन उनका नहीं करेगा, तब तक आप उसके बारे में, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी यानी अपने ही बारे में सोचना, अपने आप में ही खोया रहना, आदर्शवादी, एकांत प्रिय होते हैं। इनको दूसरे से किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। कल्पनाशील, कल्पना में खोए रहने वाले। और बहिर्मुखी जो होते हैं वो व्यवहार कुशल, हर किसी के साथ में घुलने मिलने वाले, मिलनसार, हंसमुख। तो ये अलग अलग व्यक्तित्वों में भिन्नता है, पर्सनालिटी होती है। कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। अब देखिए, छठा पॉइंट है विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, क्वालिफिकेशन में। कुछ विशिष्ट योग्यताएं जन्मजात होती हैं तथा कुछ वह वातावरण से अर्जित करता है। इस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति विशिष्ट योग्यता के मामले में समान नहीं होते हैं। सातवां है ज्ञानात्मक व गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता। कुछ छात्रों में क्रियात्मक नियंत्रण तथा ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की क्षमता अधिक होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर किस प्रकार से कंट्रोल करना है यह अच्छे से वो व्यक्ति जानते हैं। अपने ज्ञान का उपयोग करके समन्वय, उसमें किस प्रकार से अच्छे से तालमेल बैठाना है ये जानते हैं। उनमें यह क्षमता अधिक देखने को मिलती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसी क्षमताएं सामान्य होती हैं। तो ये क्या है, ज्ञानात्मक व गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता। आठवां पॉइंट है रुचि, अभिरुचि व अभिवर्ती संबंधी भिन्नता। कुछ छात्रों की अभिरुचि अंग्रेजी में अधिक होती है तो कुछ छात्रों की अभिरुचि गणित में अधिक होती है। अब आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी, किसी को साइंस और किसी को एसएसटी। तो कोई छात्र खेल कूद में अधिक रुचि रखता है तो कोई छात्र पढ़ाई में अधिक रुचि रखता है। यह अंतर रुचि में नहीं बल्कि अभी क्षमता में भी होता है। तो ये इस प्रकार की रुचि, अभिरुचि व अभिवर्ती संबंधी भिन्नता एक व्यक्ति विशेष में देखने को मिलती है। बालक और बालिका में व्यक्तिगत भिन्नता देखिए। स्किनर साहब हैं, उनके अनुसार एक बालक और बालिका में व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार की होती है। बालक और ये बालिका, शारीरिक जो कार्य करने की क्षमता है वो बालकों में अधिक होती है। जैसे किसी भारी भरकम वजनदार कोई वस्तु है उसको उठाना है तो बालक है वो आराम से उठा पाएगा, लेकिन लड़की है उससे नहीं उठेगा, यानी इतनी बलशाली नहीं होती है। इनमें शारीरिक कार्य करने की जो योग्यता है लड़कों की अपेक्षा कम होती है। इन पर सुझाव का प्रभाव कम पड़ता है और इन पर किसी के भी सुझाव का प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे लड़कों को कह दिया जाए, कोई सुझाव देता है, कोई समझाता है उसको अच्छे से, लेकिन वो यही सोचते हैं कि तू तेरा ज्ञान तेरे पास में रख, मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। लड़कियां आराम से सुनती हैं, उसकी चीज़ों को समझती हैं और उस पर मनन ध्यान भी करती हैं, उसको मान भी लेती हैं। लेकिन लड़के नहीं मानते हैं इतनी आसानी से। यह बालिकाओं की अपेक्षा गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। यह मनोविज्ञान कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो बालक हैं वो गणित को अच्छे से पढ़ पाते हैं और विज्ञान को समझ पाते हैं। लेकिन बालिकाएं, ये भाषा की अच्छी पकड़ होती है इनमें, सुंदर हस्तलेख, लिखने में लिखावट बहुत ही अच्छी आती है। तो बालकों की अपेक्षा इसमें श्रेष्ठ हैं, न कि गणित और विज्ञान में। इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनको प्रभावित करने वाले तत्व, कारक, कारण, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोज लगातार वीडियो अपलोड इसके करते रहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए